तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं सक्सेशन वॉर के 11th डे पे वेडनेसडे सुबह के 6:45 हो रहे हैं और बादशाह मिल को जस्टिस ब्यूरो टीयर 2 पे है, स्पेसिफिकली प्रोसिक्यूशन और कोर्ट रूम एंट्रेंस एरिया में। बादशाह मिल को नोट करता है कि आकेनबर्ग के कोर्ट रूम के एरिया के आसपास कोई सोल्जर नहीं है। उसके पर्सनल गार्ड या तो वीवीआईपी एरिया में मॉनिटर हो रहे हैं या लो टीयर्स में भेज दिए गए हैं, मतलब अभी उसके पास कोई भी एलाइज नहीं बचे हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान बादशाह मिल को ये डिटरमाइन करता है कि उसका डाउनफॉल 100% श्योर है, क्योंकि उसके पास अब बचाव के लिए कुछ नहीं होगा। याद रहे वो WMD जो कि एक वायरस है जिसका इस्तेमाल करना चाहता है बादशाह मिल को यहाँ पे हाकेनबर्ग के ऊपर, जिससे वो कुछ ही मिनटों में मारा जाएगा। लेकिन वो मान रहा है कि कोर्ट रूम के आसपास सभी के सभी लोग बहुत ही डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब इसका चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर पेंडेमिक फैल जाए तो वो लोग मार्शल लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि लॉन्ग रन में उनको ही बेनिफिट करेगा। मतलब ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है उन लोगों के लिए। बादशाह मिल को फिर एक कॉरिडोर से गुजरता है जब उसे प्रिंस हाकेनबर्ग एंड पे दिखाई देता है, लेकिन वो अपने आंखों के कोने में कुछ देखता है और जब वो घूम कर देखता है तो विक्ट है, जो कि प्रिंस बेंजामिन का एक सोल्जर है। उसका एग्जिट ब्लॉक कर रहा होता है और यहाँ पे बादशाह मिल को फिर सोचता है कि ये क्या है, हाकेनबर्ग के पास कोई पर्सनल गाइड नहीं होना चाहिए। विक मिलिट्री साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है बादशाह मिल को अलर्ट करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि उसकी पोजीशन एक्सपोज हो चुकी है। और तभी हमें हाकन ग्रुप दिखाया जाता है उसके ग्रुप के साथ। हाकेनबर्ग यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि बादशाह मिल को की पोजीशन उससे स्पेसिफिक 11.9 मीटर दूर है, और अगर मोर स्पेसिफिक देखें तो वो उसके 25 मीटर आगे और 11.9 मीटर राइट साइड पे है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है ग्रीमेल डिसोनेंस, जो कि एक एरो फायर करने के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस इतना ही हमें देखने को मिलता है। अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, क्या हाकेनबर्ग ने एबिलिटी बादशाह मिल को पे यूज़ कर दी है और क्या वो इफेक्टिव थी। अगर हाँ, तो क्या बादशाह मिल को अब हाकेनबर्ग के कंट्रोल में आ चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके आसानी से प्रिंस बेंजामिन के एस्टेट में घुस सकता है, उसके गार्ड्स को अंडरमाइन कर सकता है या पहले प्रिंस को मार भी सकता है। देखना पड़ेगा कि आगे ये कैसे होता है। बेंजामिन के एस्टेट के अंदर हमें पता चलता है कि प्रिंस हाकेनबर्ग का ट्रायल पोस्टपोन हो गया है। डिफेंडर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी ट्रायल को हाकेनबर्ग के सब ऑप्शनल हेल्थ की वजह से डिले किया जाए। बेंजामिन ये सोचता है कि क्या मिशन अबॉर्ट हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो क्या बादशाह मिल को टारगेट था हाकेनबर्ग की एबिलिटी का, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हाकेनबर्ग हॉस्पिटल में क्यों रिकवर हो रहा है। बेंजामिन को पता चलता है कि हाकेनबर्ग अचानक से बीमार हो गया और वो वहीं पे गिर गया, लेकिन अब उसकी हालत स्टेबल है। फिर उसे ये भी पता चलता है कि हाकेनबर्ग के आसपास 1 डजन सपोर्टर का झुंड था, गार्ड्स का कैप्टन, और बेंजामिन से बात करना चाहता है। बेंजामिन ये सब सोचता है कि क्या हाल में सच में अटैक हुआ था। वो सोचता है कि एलनेक सिर्फ एक नाटक है और हाकेनबर्ग की एबिलिटी ने शायद कैप्टन को अटैक किया होगा, और अब कैप्टन उसके अगेंस्ट अपने आप कुछ नहीं कर सकता। इस सब इन्फॉर्मेशन के साथ बेंजामिन कंक्लूड करता है कि अब हाकेनबर्ग एक मैनिपुलेटर है। बादशाह मिल को बेंजामिन से फ़ोन करता है। जब बेंजामिन उससे पूछता है कि क्या हुआ था, बादशाह मिल को फिर कहता है कि ट्रायल हाकेनबर्ग के साइड से पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है कि एक नए एरो उसमें फायर किया गया था, लेकिन वो चूक गया और इसी वजह से हाकेनबर्ग वहीं बेहोश हो गया। कंडीशनल ऐसी है कि ट्रायल अब जल्द ही रिज्यूम होने का कोई चांस नहीं है। तो बेसिकली वो बादशाह मिल को एक अल्टीमेटम दे देता है, या तो वो अपना काम खत्म करे और हाकेनबर्ग को मार दे, या फिर बेंजामिन इसे कूप को कंसीडर करेगा और इस केस में वो स्पेशल मार्शल लॉ इनेक्ट कर पाएगा और उन दोनों को पर्च कर देगा यहाँ पे। हाँ, मतलब प्रिंस बेंजामिन यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, और अब यहाँ पे बादशाह मिल को बेंजामिन के डिसीजन को समझता है और उससे अश्योर करता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ वापस आएगा। अगर बादशाह मिल को बिना कॉन्टैक्ट किए जस्टिस ब्यूरो से बाहर निकलेगा तो वो तुरंत स्पेशल मार्शल लॉ इनेक्ट कर देगा। तभी उसके गार्ड उसे अलर्ट करते हैं कि प्रिंस फुगिट्सु और जस्टिस ब्यूरो के एक मेंबर उसके लिए कुछ लेके आए हैं, और जब वो किंग बन जाए तब भी वो उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है ताकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर हमें पहले क्वीन के एस्टेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उन्मा वहाँ पर हाकेनबर्ग से फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो यहाँ पे कहती है कि वो उस पर बहुत प्राउड है और उसे अपना डियरेस्ट लिटिल बॉय कहती है, जो बताता है कि उन्मा असली में हाकेनबर्ग की माँ है। ये यहाँ पे इसीलिए किया गया ताकि हाकेनबर्ग उसके भाइयों के अटैक से बच पाए। इसी वजह से उन्मा ने सेकंड क्वीन डेजर से कॉन्टैक्ट किया ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि वो हाकेनबर्ग की असली माँ है, और इसी वजह से अब सक्सेशन ऑर्डर पूरा का पूरा चेंज हो गया है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़े रिविलेशन है, और ये सच में हाकेनबर्ग को सक्सेशन वॉर जीतने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देती है। बेंजामिन सोचता है कि शायद ये ब्लफ हो सकता है उनकी तरफ से, लेकिन बेंजामिन को यहाँ पे ये समझ दिया था कि अगर ये सच है तो काचो ने ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल ले। काइसर बेंजामिन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन कम से कम वो ये समझ गया था कि मार्शल लॉ एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे प्रिंस अपने रिस्पेक्टिव लेटर्स पढ़ रहे हैं और हर एक लेटर को पढ़ के हैरान हो रहा है। जब सारे लेटर्स डिलीवर हो गए तो पता चलता है कि फोर्थ प्रिंस
और 13 प्रिंस ने अपने लेटर पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सराइड निक को पहले से पता था कि ये उनकी तरफ से एक ब्लफ या कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर सराइड निक अपनी नैन एबिलिटी से 10 सेकंड इन द फ्लैश का यूज़ करता है। अपने पैरेलल फ्यूचर में जाके उसने वो लेटर पढ़ लिया है और वो ऐसी इंप्रेशन दिखा रहा है कि उसने वो लेटर नहीं पढ़ा। लेकिन अब भी उनको अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि फुगेट्स की कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही है और ऐसा लगता है कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मिशन कल शाम तक शुरू होने वाला है। रूम 1014 में हम लोग वापस आते हैं जहाँ पे कुरापिका कंफर्म करता है कि जो भी शिप से निकलने की कोशिश करेगा वो अब मारा जाएगा। तो सभी लोग आपस में लड़ना पड़ेगा तब तक एक दूसरे को मार ना दे। लेकिन यहाँ पे मौत सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद कुरापिका इसे एक बीकन ऑफ लाइट कहता है। उसके बाद वो यहाँ पे क्वीन से कहता है कि अगर वो वॉबल और दूसरे यंग प्रिंसेस को बचाना चाहते हैं तो उसे कुछ परमिशन देने पड़ेगी। अब ये क्या परमिशन है अब कुरापिका की, ये तो हमें इस चैप्टर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम लोग होप करते हैं कि कुरापिका यहाँ पे और ब्लड शेड होने से बचा सकता है सभी को। और हम लोग देखते हैं रूम 103 की ओर जहाँ पे प्रिंस अपने नैन बिस्ट के द्वारा बनाए गए कोइंस को देख रहा होता है। अब उसके पास सिर्फ 7 कोइंस बचे हैं। उसने बाकी के 3 कोइंस गिफ्ट के रूप में दे दिए थे। अब एक कॉइन पे पहले 1 लिखा था जो अब 10 बन गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसको कुछ समझ दिया था कि इस कॉइन का क्या मतलब है। लेकिन इस बात को समझने के लिए वो डिसाइड करता है कि 10 डे वो लिखेगा 10 कॉइन को और हर एक नए कॉइन के ऊपर वो डेट लिख के रखेगा। और यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि हर एक 10 दिन के बाद कॉइन नंबर 10 टाइम्स बढ़ रहा है और अब वो अपने दिए गए कॉइन्स को भी चेक करना चाहता है कि क्या पता उस लगे कॉइन्स के इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन उसके गार्ड यहाँ पे नैन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। जैसा कि जेन कहता है यहाँ पे इन गुंद के पास कोई ज़रूरी एक्सपीरियंस नहीं है जो कि एबिलिटी को इफेक्ट को टेस्ट कर पाए। नैन के इफेक्ट और उसके गार्डियन सीक्रेट विश के इन्फॉर्मेशन के लिए उसे कुरापिका जैसा कोई बॉडीगार्ड चाहिए। इसी वजह से अब वो अपने गार्ड्स को कहता है कि वो तुरंत रूम 1014 में कॉल करे। अब ये देखने लायक होगा कुरापिका उसकी मदद करेगा या नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि प्रिंस वॉबल सक्सेसर वॉर जीत जाए। शायद वो इसलिए उसके साथ अलायंस बना भी ले या फिर उसका इन फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करे। और यहाँ पे फ्लैशबैक में हाकनबर्ग कहता है मेरे साथ मिलने के बाद लोगों पे हिप्नोथेरेपी का असर लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि एंग्जाइटी कम हो गई है और वो खुशी से भर गए होंगे। जल्दी वो अपने होश में वापस आ जाएंगे। जब 10 सपोर्टर्स ने प्रिंस हाकनबर्ग से मिलने के बाद वेटिंग रूम में टाइम स्पेंड किया तो वो बेहोश हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो गए। स्टाइनर फिर कहता है कि एक स्टाफ मेंबर अलग जगह और अलग वक्त पे बेहोश हो गए, लेकिन उसके सिम्टम्स उनके जैसे ही थे। काइसर अब उस स्टाफ मेंबर का इंटरव्यू लेना चाहता है और अब स्टाइनर बताता है कि उसका नाम वारियो वे है जो रूम A6 में है। अब काइसर नया ऑब्जेक्टिव है, वो वारियो से जितना चाहे उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। वारियो से मिलने पर उसे पता चलता है कि अपने हाथ के पीछे के हिस्से पर एक निशान दिखता है जो प्रिंस हाकनबर्ग ने उसे दिया था। हाकनबर्ग ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि काइसर वारियो से मिलने के लिए जाएगा और यहाँ पे वारियो कहता है कि वो 9 प्रिंस हाकनबर्ग जल्दी मरने वाला है। वापस हम लोग जाते हैं रूम 101 में। प्रिंस बेंजामिन को बाल्सामिर को कॉल मिलता है और बाल्सामिर को यहाँ पे कंफर्म करता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो उसके सक्सेस का एब्सोल्यूट प्रूफ यहाँ पे उसको जल्दी दिखाएगा। फिर हम काइसर और प्रिंस हाकनबर्ग को हॉस्पिटल बेड में स्टेयर करते हुए दिखते हैं। इसके बाद कुरापिका और प्रिंस वॉबल के रूम में हम लोग वापस आते हैं। कुरापिका यहाँ पे कहता है कि वो कल से सेकंड रूम में नैन के ट्रेनिंग शुरू करेगा। इस बार वो हर एक प्रिंस को ओपन इन्विटेशन भेजने वाला है, लेकिन इस बार वो प्रिंस फुगेट्स से मिली हुई चिट्ठी के कंटेंट को भी रिवील करेगा। कुरापिका का ये है कि वो सक्सेशन वॉर का प्रोग्रेस स्लो डाउन कर सके और दूसरी बात यह है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके दूसरे ओल्डर प्रिंस से मिल पाए। शायद इसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज या अलाई बनने का मौका मिल जाए। चैप्टर के एंड में हम लोग देखते हैं कुरापिका और प्रिंस वॉबल प्रिंस चेन के रूम की तरफ जा रहे होते हैं और टेक्स्ट में लिखा होता है कुरापिका रिव्यूज द लेटर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन रिवील हुई और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यही थी कि प्रिंस हाकनबर्ग, प्रिंस बेंजामिन और प्रिंस सराइड निक का मदर एक ही है, मतलब वो 3 बाय ब्लड ब्रदर्स है, वो तीनों सौतेले भाई नहीं है। तो अब देखने लायक होगा कि उन तीनों में से सक्सेशन वॉर कौन जीतेगा। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे और नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।